हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो है साइंस का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 है, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर क्या होते हैं और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, इस चैप्टर में हम लोग ये चीज़ देखेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ कास्ड बाय द लाइटनिंग। मीन्स कि ये संभव है कि जो लाइटनिंग वगैरह होती है उसके द्वारा हमारी लाइफ को कुछ लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है कि बहुत सारे नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी खोनी पड़ती हैं। वी कैन प्रिवेंट सर्टेन डिजास्टर वाइल इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशन इन द केस ऑफ सम अदर डिजास्टर। कुछ डिजास्टर के केसेस में हम अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, लेकिन कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं कि उस केस में हमें खुद ही प्रिवेंशन लेना पड़ता है या प्रिकॉशन लेना पड़ता है। उससे पहले हमें इतनी तैयारी कर लेनी होती है कि जिससे कि उस वेदर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमारा नुकसान ना हो। नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नेचुरल डिजास्टर सच एज famine, lightning and strike, cloud burst, storm etc. occur due to the change in the weather। जब भी वेदर चेंज होता है तो इसमें लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग से हमारे घरों को, पेड़ पौधों को और वस्तुओं को और जानवरों को हमारे बहुत ही नुकसान होता है। क्लाउड बर्स्ट जो होता है, इसमें क्लाउड जो है टूट के गिर जाते हैं घरों पे, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे, और उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। स्टॉर्म्स जो आते हैं, बहुत तेज तेज स्टॉर्म्स आते हैं और ये हमारे घरों को उड़ा के ले जाते हैं। इस तरह के ये जो वेदर्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। यहाँ पे लाइफ लॉस की भी पॉसिबिलिटी होती है टू प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी को इन सच ए नेचुरल क्लैमिटीज़। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसे हम लोग नेचुरल क्लैमिटी भी कहते हैं। हु इज़ द बेस्ट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इन सारी चीज़ों को कौन जो है सबसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। व्हाट कैन वी डू टू डील विद दीज लॉसेस। और इनसे बचने के लिए, ये जो लॉस होते हैं हमारे, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फेमाइन, द कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू लॉन्ग टर्म एंड सिवियर स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन। फेमाइन किसे कहते हैं? फेमाइन हम उसे कहते हैं जब किसी ऐसा कोई कंडीशन जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पे बहुत लंबे समय के लिए फूड की स्कैर्सिटी हो जाए, मीन्स कि अनाज की अनुपलब्धता हो जाए और वाटर की। तो इसको हम फेमाइन कहते हैं। बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए बहुत लंबे समय के लिए जब फूड खाने को नहीं मिलता और पीने को पानी नहीं मिलता तो इसे हम फेमाइन कहते हैं। फेमाइन कैन बी वेरी सीवियर। ये जो फेमाइन होते हैं बहुत सीवियर होते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ऑल्दो द मेन काज ऑफ फेमाइन इज द नेचुरल फिनोमिना। ये जो फेमाइन होते हैं इनके मेन काज नेचुरल ही होते हैं। एट ए फेमाइन कंडीशन इज क्रिएटेड बाय सम ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन फिर भी इसमें से बहुत सारे फेमाइन जो हैं आज के टाइम पे ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ नो फूड वेयर ग्रोन ड्यूरिंग वन होल ईयर। आप खुद सोचिए कि अगर पूरे एक साल के लिए कोई भी फूड ग्रेन नहीं पैदा किया जाए तो फिर ह्यूमन बीइंग जो है कैसे अपना भोजन करेगा, वो कैसे अपना भोजन करेगा, ठीक है। तो काजेज ऑफ फेमाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। काजेज ऑफ फेमाइन में होता है ड्रॉट, बहुत ज़्यादा जब सूखा पड़ जाता है, जैसे हम अपने क्रॉप्स को उगाते हैं और उसको पानी ही नहीं मिले, सूखा पड़ जाए तो फिर क्या होगा, वो फसल उगेगी ही नहीं। हेवी रेन एंड फ्लड, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर बाढ़ आ जाए। क्रॉप गेटिंग वॉश्ड अवे और डैमेज्ड इन द फ्लड। जो फ्लड होते हैं इसमें हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज जब कभी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही
तेज स्टॉर्म, कोल्ड वेव्स और फॉग होते हैं, डैमेज ऑफ द क्रॉप्स बाय द एनिमल लाइक माइस एंड rat, attack of the pest, locust, disease of the crop, and natural calamity like the earthquake etc are some of the cause of the famine। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये काज होती हैं फेमाइन की। ऑफ दिस ड्रॉट इज द मेन कॉज, इन सभी में जो ड्रॉट जो सूखा होता है वो मेन काज होता है। मैन मेड काज टू फेमाइन इंक्लूड वॉर, जो मैन मेड फेमाइन होते हैं उनमें उनमें कौन कौन से रीजन होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई झगड़े मार, जो जैसे कि मिसाइलों से फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उस तरह से, इंटरनल अनरेस्ट, एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट रूट, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है तब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, फेस करनी पड़ती है। There are record of loss of the life caused by the famine severe in the various part of the world, means कि वर्ल्ड के वेरियस पार्ट में इस तरह के फेमाइन टाइम टाइम पे आते रहते हैं। एशिया हैज टर्न आउट टू बी द मोस्ट फेमाइन अफेक्टेड कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टर्न आउट टू बी द मोस्ट फेमाइन, मीन्स कि हमारी धरती पे बहुत बार फेमाइन आते रहते हैं, लेकिन उसमें से एशिया जो है वहाँ पे सबसे कम फेमाइन आते हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ द फेमाइन अकर इन द ड्रॉट प्रोन एंड फ्लड अफेक्टेड रीजन, जो फ्लड अफेक्टेड रीजन है या फिर जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा फेमाइन आते हैं। एमंग द मोस्ट ड्रेडफुल फेमाइन दैट हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड आर द फेमाइन दैट अफेक्ट इंडिया एंड चाइना, मीन्स कि इंडिया और चाइना में जो फेमाइन आया था वो सबसे ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अफेक्टिव रहा था। वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन, हम जो हैं किस तरह से इस तरह के सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वाटर स्टोरेज इज इंक्रीजिंग एज द बैलेंस बिटवीन रेनफॉल एंड पॉपुलेशन इज डिस्टर्ब्ड, दो देयर हैज़ बीन ए वेरी हाई राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन, फिर भी जैसे कि हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होने लगा है एज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत बहुत ही ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होने लगा है। द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू द, और जो हमारा एनवायरनमेंट के साथ जो बैलेंस है वो लॉस हो गया है, वो खो गया है। क्यों खो गया है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड का यूज करते हैं। अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, इरोजन ऑफ द लैंड एंड द मिस यूज ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट के साथ अनबैलेंस हो गया है। फेमाइन आर नॉट ए न्यू फिनोमिना, ये जो फेमाइन होते हैं यह कोई नई बात नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फोडर फॉर एनिमल डाटा बैक टू history time, Chhatrapati Shivaji Maharaj and the Chhatrapati Shahuji Maharaj implemented many schemes to overcome famine of their time. Their water supply and water storage scheme are ideal even in today's circumstances. इन टुडे सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर वाटर सप्लाई एंड वाटर स्टोरेज स्कीम आर आइडियल, इनके वाटर स्टोरेज और वाटर स्कीम्स आर आइडियल इन टुडेज सर्कमस्टांसेस। यू टू कैन मेक स्कीम लाइक these to face future crises and disasters which will be of use not only in your own life ठीक है, in the future but also for the society at large. Malik Ambar implemented a canal scheme for drinking water in Aurangabad. It exists even today. Collect more information about it. Means कि पहले के टाइम पे, छत्रपति शिवाजी के टाइम पे जो वाटर और फूड ग्रेन की जो स्कार्सिटी थी महाराष्ट्र में, उससे कैसे ओवरकम किया गया, इन सारी चीज़ों को आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे और उसे जान सकते हैं। व्हाट कैन वी डू टू ईज द सिवियरिटी ऑफ फेमाइन, जो भी फेमाइन होते हैं उसकी जो सिवियरिटी होती है, जो उससे डैमेज होते हैं
उसे हम किस तरह से सही कर सकते हैं। प्लान्ड यूज ऑफ वाटर एंड रीयूज ऑफ वाटर मीन्स कि अगर हम प्लान्ड यूज ऑफ वाटर करें और वाटर जो हम मिस यूज करते हैं उसका रीयूज करने का प्लान समझ लें तो हम जो है कि इससे बच सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वाटर, जो वाटर की प्रॉपर प्लानिंग होती है, वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग एट द लोकल लेवल, हमें जो है लोकल लेवल पे वाटर कंजर्वेशन की और हार्वेस्टिंग की प्लानिंग होनी चाहिए। लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जब हम बहुत ही बड़े स्केल पे प्लांटेशन करते हैं ट्रीज का तो हमें बहुत ही फ़ायदा होगा और डिफॉरेस्टेशन भी हमें नहीं होनी देनी चाहिए। मेकिंग एप्रोप्रिएट चेंज इन द प्लांट्स, हमें जो है प्लांट्स में प्लान जो है हमारे आसपास जिससे कि हमें फ़ायदा हो इस तरह के प्लान बनाने चाहिए। वेदर फोरकास्ट का भी हमें यूज करना चाहिए। लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, नो फेमाइन नो लैंड इरोजन, अगर हम बहुत ही ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करते हैं तो नहीं तो सॉइल इरोजन होगा, नहीं तो सॉइल इरोजन होगा और नहीं तो फेमाइन का कोई खतरा हमें महसूस होगा। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लाउड बर्स्ट जो है किस तरह से एक नेचुरल डिजास्टर है। क्लाउड बर्स्ट जो है एक टाइप ऑफ द नेचुरल डिजास्टर है। समटाइम द वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द रेन क्लाउड डज नॉट रीच द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्लाउड से जो बारिश होती है वो जो है रीच द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, बहुत बार ऐसा होता है कि वाटर coming down from the rain cloud does not reach the land in the form of the rain. Instead, due to very high temperature near the land, it vaporizes and goes back into the some cloud. As a result, the amount of water vapor in those clouds become very high. Due to rapid condensation, it rains suddenly over a specific and small region at a rate of 100 mm per hour or more. This is known as cloud burst. Do you know a cloud burst occurred at Ladakh at 6 August 2010? लद्दाख में एक बार क्लाउड बर्स्ट हुआ था, लेह लद्दाख में 6 अगस्त को 2010 में। द क्लाउड बर्स्ट दैट occurred in Mumbai on 26 August 2005 was extraordinary. ठीक इसी तरह से एक जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था मुंबई में ऑन 26 अगस्त को, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था एंड उसे भूला नहीं जा सकता। ऑन दैट डे इट रेन अबाउट 950 mm, that is 37 inches in 8 to 10 hours, and the entire city of the Mumbai was waterlogged and flooded. तो इस तरह से सारी चीज़ें हो गई थी। फिर हम क्या देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्लड, फ्लड से हम क्या समझते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्लड, और इस तरह के फ्लड के इफेक्ट क्या होते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फ्लड एंड effect of floods. Collect information about the flood that have occurred at various places in Maharashtra in the last few years. तो हम जो है कि जो भी फ्लड वाले रीजन्स होते हैं वहाँ पे हर साल फ्लड आता रहता है, कभी कम और कभी ज़्यादा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश द नेशनल फ्लड कमीशन, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने जो है नेशनल फ्लड कमीशन का इस्टेब्लिश किया था, जिस 1976 में। द कमीशन हैज़ मेड स्पेशल एफर्ट टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ फ्लड। इस कमीशन का उद्देश्य था कि जहाँ भी फ्लड होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए। ए प्लान रिगार्डिंग फ्लड कंट्रोल इज केप्ट रेडी फ्रॉम द नेशनल लेवल टू विलेज लेवल। एक प्लान हमें हमेशा रेडी रखना चाहिए। किसी भी एरिया में अगर फ्लड आ जाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें हमेशा एक प्लान बना के रखना चाहिए। लार्ज स्केल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ द लाइफ कैन बी
अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दिस प्लान। बड़े लेवल पे जो प्रॉपर्टी का लॉस होता है या डैमेज होता है उससे हम बच सकते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स इन व्यू ऑफ फ्लड्स। हैव यू सीन ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई? क्या आपने फ्लड के समय में हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम इन माउंटेन रीजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्कोलेशन टैंक, मेकिंग रिवर बेड फ्लैट, कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट कनेक्टिंग रिवर्स। हैव यू एवर सीन ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई एंड व्हेन यू हैव लर्न व्हाट कॉज लाइटनिंग? लाइटनिंग जो होती है स्काई में रेनी सीजन में या फिर कभी कभी जब विदाउट रेनी सीजन भी जब बारिश होती है तो जो लाइटनिंग होती है वो आपने देखी ही होगी, तो और वो क्यों होती है उसको भी जानेंगे। यू हैव लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लाइटनिंग स्ट्राइक इन द लेसन ऑन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने अगर नहीं देखा है इस वीडियो को जरूर से जाके देखिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है चैप्टर नंबर 8 है, 8 है। उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यह जो चैप्टर है, चैप्टर 8 क्लास 7 के साइंस बुक का, ये वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, आप इसको ज़रूर से जाके देखिए। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे जो है क्लाउड्स में चार्जेस का सेपरेशन, नीचे जो है क्लाउड का जो लोअर साइड होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस और अपर साइड पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाते हैं। इन दिस लेसन वी शैल लर्न समथिंग मोर अबाउट द लाइटनिंग एंड मेजर फॉर द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इट। मीन्स कि इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि जो लाइटनिंग होती है उससे हम किस तरह से खुद को बचा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइटनिंग टेम्परेचर मोर इंटेंस दैन सन। जो लाइटनिंग का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा इंटेंस होता है। नॉट ऑल लाइटनिंग स्ट्राइक द ग्राउंड। सारा का सारा लाइटनिंग जो है वो स्ट्राइक नहीं करता है ग्राउंड को। इन फैक्ट अबाउट 95% ऑफ द लाइटनिंग फ्लैशेज आर लिमिटेड टू द स्काई। जो 95% तक जो लाइटनिंग फ्लैश होती है वो आसमान में ही रह जाती है। ओनली 5% ऑफ लाइटनिंग रीचेज द ग्राउंड। इसका केवल 5% ही लाइटनिंग होता है जो कि ग्राउंड तक पहुंचता है। लाइटनिंग कैन बी जनरेटेड विद इन वन क्लाउड, बिटवीन टू क्लाउड और बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड। यह जो लाइटनिंग है वो कहाँ कहाँ जनरेट हो सकती है? एक क्लाउड के बीच में भी हो सकती है, दो क्लाउड के बीच हो सकती है, या फिर क्लाउड और लैंड जो हमारा ग्राउंड है, धरती, उसके बीच भी हो सकती है। ए बहुत 40 लाइटनिंग फ्लैश अकर एज पर सेकेंड इन द एटमॉस्फेयर। 40 जो है इतने जो है लाइटनिंग होती है। द टेम्परेचर जनरेटेड बाय लाइटनिंग इज हायर देन दैट ऑफ द सन। जो लाइटनिंग की वजह से जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो सन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द एयर अंडर हाई प्रेशर एक्सपैंड सडनली एंड ए लाउड क्रैशिंग साउंड इज हेयर्ड। लाइटनिंग के वजह जो होता है ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर, और यह जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है एयर के अंडर जो है हाई प्रेशर की वजह से एक्सपैंड करता है सडनली, और इसलिए हमें बहुत ही तेज साउंड सुनाई देता है। डू यू नो लाइटनिंग स्ट्राइक ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम? मैक्सिमम टाइम आपको पता होना चाहिए कि जो लाइटनिंग जब स्ट्राइक करती है ओपन ग्राउंड से तो क्या होता है। The world's mortality rate due to the lightning is low। जो वर्ल्ड में हमारा मोर्टेलिटी रेट है लाइटनिंग की वजह से वो बहुत ही कम है। However, survivor of the lightning strike suffer long-term effect। Immediate treatment of lightning affected person can save their life। immediate treatment जो होता है लाइटनिंग से अफेक्ट जब होता है और जब उसका immediate treatment किया जाता है तो हम बचा सकते हैं पर्सन को। A study of place struck with lightning so that it happened more on open ground than under a tree or near the water।
mishap occur most often when a person is at high place or near a tall object. अब यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। जैसे कि जब भी लाइटनिंग वगैरह होती है उस समय हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड और बिलो द ट्री। किसी भी ट्री के नीचे या ओपन ग्राउंड में खड़े नहीं होना चाहिए। डू नॉट गो टू ए हाई लोकेशन और क्लाइम ए ट्री। किसी हाई लोकेशन पे नहीं जाना चाहिए और कहीं पे ट्री पे क्लाइम नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड नियर इलेक्ट्रिक पोल के पास हमें खड़े नहीं होना चाहिए। टेलीफोन पोल या कोई टावर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके पास हमें खड़े नहीं रहना चाहिए। डू नॉट लीन ऑन वायर फ्रेंच अराउंड ए फैन, ए कंपाउंड, ए गार्डन और ए हाउस। इफ यू आर ऑन ए टू व्हीलर, बाइसिकल, ए ट्रैक्टर, ए बोट, गेट ऑफ इमीडिएटली एंड गो टू ए सेफ प्लेस। अगर आप मेटल की बनी हुई किसी भी बाइसिकल पे, टू व्हीलर, मोटर पे, ट्रैक्टर पे या बोट पे ओपन एरिया में हैं तो आपको वहाँ से तुरंत उतर जाना चाहिए और किसी घर के अंदर जाके छुप जाना चाहिए। डू नॉट गेदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस। एक साथ एक जगह पे नहीं हो, सबको एक साथ एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए। टेक केयर टू कीप ए डिस्टेंस ऑफ 15 फीट एनी टू पर्सन। किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में 15 फीट की दूरी रहनी चाहिए। डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनके बीच में प्लग निकाल देने चाहिए। डू नॉट यूज ए मोबाइल और टेलीफोन ड्यूरिंग द लाइटनिंग। स्टैंड ऑन ड्राई वुड। हमें हमेशा ड्राई वुड पे या प्लास्टिक सीट पे खड़े होना चाहिए। स्टैक और जूट क्लॉथ और ड्राई लीव्स। कीपिंग योर फीट टुगेदर। हमें अपने पैरों को एक साथ रखना चाहिए। सपोर्ट योर सेल्फ ऑन द सोल ऑफ योर फीट, प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर नीज एंड crouch low. Swimmers or fishermen should immediately come out of the water. जो swimmers होते हैं, जो fishermen होते हैं, उन्हें तुरंत जो है वाटर से बाहर आ जाना चाहिए। ए पक्का हाउस इज़ द सेफेस्ट प्लेस। जो सीमेंटेड हाउस होते हैं ये सबसे सेफ प्लेस होते हैं। फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ ए लाइटनिंग कंडक्टर ऑन एनी टॉल बिल्डिंग नियर योर हाउस। तो हमें जब भी लाइटनिंग हो तब पक्के हाउस के अंदर छिप जाना चाहिए। इफ़ नेसेसरी गेट ए लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन योर हाउस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नेचुरल डिजास्टर है या फिर जो नेचर की तरफ से हमारे लिए जो एक थ्रेट होता है वो है वोल्केनो। लाइटनिंग हमने देख ली, अब नेक्स्ट हम देखेंगे वोल्केनो। वोल्केनो इज ए नेचुरल इवेंट और फिनोमेना। वोल्केनो जो होता है एक नेचुरल इवेंट होता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ इज़ वेरी हॉट। आपको शायद पता ना हो कि अर्थ का जो अंदर का हिस्सा होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मूवमेंट ऑफ हॉट सब्सटेंसेस कंटिन्यूअसली अकर फ्रॉम इंटीरियर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर से जो हॉट सब्सटेंसेस होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं फ्रॉम इंटीरियर टू सरफेस। एज ए रिजल्ट समटाइम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस ब्लो द अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड टुवर्ड्स द क्रस्ट। तो अर्थ के अंदर जो क्रस्ट होती है वहाँ पे जो है एक ओपनिंग हो जाती है और वहाँ से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस बहुत ही तेज प्रेशर से बाहर आते हैं। When the substances come out of the earth crust in an eruption and start flowing, it is called the volcano. तो जब भी ऐसा कुछ होता है इसे हम volcano कहते हैं। What are the effect of a volcano? Volcano के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? The chemical substances such as the lava, vapor, hot muds, sulfur etc. get collected on the surface of the earth and thereby mountain and hills are created. जब भी वोल्केनो से इस तरह से चीज़ें निकलती हैं, लावा, वेपर, हॉट मड, ये सारी चीज़ें निकलती हैं तो माउंटेन वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं, हिल्स बन जाते हैं। दैट
atmosphere get polluted due to the ash and gases ejected by the volcano। और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है ड्यू टू द एश की वजह से, जो कि वॉल्केनो से निकलते हैं। ऑफन इट रेन्स एज ए रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन। जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं इसकी वजह से रेन भी होती है। often result as a rain of the volcanic eruption means कि जो volcanic eruption होते हैं इनसे छोटे छोटे स्टोन कंकड़ पत्थर भी निकलते हैं। टेम्परेचर राइज हो जाता है ड्यू टू हॉट गैसेस। फॉरेस्ट सेटलमेंट गेट बरीड अंडर द हॉट मड। और हॉट मड जो होती है इसमें जो है कि बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह बरी हो जाते हैं, इसमें धंस जाते हैं। Volcanic eruption in the sea as they do on land. Some substances that come out during the eruption of volcano on the land are ejected during the eruption of the volcano in the sea. Some Iceland are created due to the eruption of volcano in the sea. बहुत सारे आइसलैंड क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू द इरप्शन ऑफ द वॉल्केनो। जो सी के जो समुद्र के अंदर जो वॉल्केनो होते हैं उनके वजह से बहुत सारे जो है क्या आइसलैंड क्रिएट हो जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। हम वॉल्केनो के इरप्शन को नहीं रोक सकते। इट स्टॉप इफ आफ्टर इट इरप्ट और कंट्रोल इट मीन्स कि हम इसे कुल मिला के नहीं रोक सकते। However, by means of scientific and technology, it is possible to predict an eruption and take an immediate step for disaster management। हम ये तो पता कर सकते हैं कि कब जो है कि वॉल्केनो आने वाला है और हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते। तो अभी तक हमने थंडर, लाइटनिंग देख ली, वॉल्केनो देख लिया। नेक्स्ट जो है वो है सुनामी। सुनामी व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है और सुनामी क्या होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, सुनामी क्या होती है। व्हाट विल हैपन इफ एन अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन अकर एट द बॉटम ऑफ द सी। जो सी का जो बॉटम होता है वहाँ पे अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है या फिर तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। एज ऑन लैंड अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन अकर एट द बॉटम ऑफ द सी। जैसे कि आपको पता है कि अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं बॉटम ऑफ द सी पे होते हैं, उसी तरह से जिस तरह से हमारे लैंड पे होते हैं। इफ एन अर्थक्वेक, अगर कोई अर्थक्वेक होता है एट द बॉटम ऑफ द ओशियन द एनर्जी रिलीज पुश द वाटर अपवर्ड। जब कभी भी ओशियन में समुद्र में अर्थक्वेक होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वह जो है वाटर को, ओशियन के वाटर को आगे पुश कर देती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ए पिकुलियर टाइप ऑफ द वेव जो है फॉर्म होती है। दिस वेव आर नॉट वेरी हाई नियर द सोर्सेज बट दे स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस। द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव्स आर 800 to 900 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे रीच ए कोस्टल एरिया, जब वो किसी भी समुद्र के किनारे वाले एरिया पे पहुंचते हैं उनकी वेलोसिटी तब जाके कम होती है। बट देयर हाइट इज फाउंड टू हैव इंक्रीज tremendously even to about 30 मीटर। मीन्स कि उस समय में क्या होता है कि इनकी जो लहर होती है वो बहुत ऊंचाई तक उठती है, करीब 30 मीटर तक। और इसमें क्या होता है, सच ए वेव जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन ऑन द ओशन फ्लोर इज कॉल्ड द सुनामी। और इसे ही हम सुनामी कहते हैं। सुनामी इज ए जापानी वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव। हार्बर वेव मीन्स कि बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो आती हैं उन्हें ही हम कहते हैं हार्बर वेव्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ सुनामी क्या क्या होते हैं। बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन आर डिस्ट्रॉयड। इस सुनामी में क्या होता है कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन जो भी हुए हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देयर इज ए लार्ज स्केल लॉस ऑफ द लाइफ की बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं। बोट एंड शिप नियर द कोस्ट गेट डैमेज। और इसके आसपास जो भी बोट और शिप होते हैं सारे डैमेज हो जाते हैं। ट्री
गेट अपरूटेड, ट्री जो है अपरूट हो जाते हैं। लैंडस्लाइड टेक्स प्लेस, लैंडस्लाइड भी होता है ऑन ए लार्ज स्केल। चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नियर द कोस्ट गिव राइज टू स्वैम्प्स। ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन arises, the business industry related to the sea are adversely affected and normal day-to-day life is disturbed. Large-scale damage is caused to harbors. स्ट्रोम क्या होते हैं ये देखेंगे। व्हाट गिव राइज टू ए स्ट्रोम, व्हाट आर देयर इफेक्ट। स्ट्रोम्स जो हैं कैसे आते हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोम एंड देयर इफेक्ट। सपोज यू आर कॉट इन ए स्ट्रोम, व्हाट विल यू डू टू कीप योर सेल्फ सेफ। अगर आप स्ट्रोम में कभी फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे precautionary measure में when a tsunami wave is formed due to an earthquake on the sea floor, it is necessary that an immediate estimate is made of its progress and a warning of danger is issued to the people in the coastal area. For this purpose, an artificial geostationary satellite is of great use. इसके लिए हमें एक geostationary satellite यूज करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। Regular cut down trees and branches that are likely to fall and cause damage. जब भी बहुत तेज स्टॉर्म, बहुत तेज हवा आती है तो क्या होता है कि ट्री वगैरह जो हमारे घर के आसपास होते हैं वो घरों पे गिर जाते हैं और हमारे घर को डैमेज कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। रेगुलरली कट डाउन द ट्री, रेगुलर हमें ट्रीज को कट करना चाहिए। ब्रांचेस को दैट आर लाइकली टू फॉल, जिन्हें गिरने का डर होता है। इफ़ यू आर आउटसाइड टेक शेल्टर इन ए सेफर प्लेस। इफ़ यू आर अवे फ्रॉम द होम इन्फॉर्म योर क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अबाउट योर एग्जैक्ट लोकेशन। At home, shut the valves of gas regulator and turn off the electric supply. Make telephone call to warn your relatives and friends about the probable danger. Tell them to go to a safer place. Give temporary shelter to people who are far away from their home. 13 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिडक्शन। 5 दिसंबर को मनाया जाता है सॉइल डे, ठीक है, 5 दिसंबर को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड नेशनल एस्टेब्लिश स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNDP in 1965। About 177 nations from all over the world are member of the UNDP. One of main function of this organization is to send equipment, financial aid, and also volunteer on the place of the disaster. In the addition, international medical team and group of other experts are also sent. Give with the help of your teacher, prepare a PowerPoint presentation on effect of natural calamities and measure for their management and present it in the class। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर हैं और उसमें हमें खुद को कैसे बचाना होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।